अगर भारत में लोकतांत्रिक सरकार होती तो डे वन यहाँ आ जाती और कहती कि साहब हम धर्मेंद्र जी का इस्तीफा दिलवा रहे हैं। आज हमारे देश के मुखिया जी कह रहे हैं कि नहीं पेपर लीक कोई छोटी मोटी घटना नहीं होती, तो आप इतने दिनों से कुलकर्णी नींद सो रहे थे क्या? अभी भी आप देख रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो रहा। ये सवाल ही नहीं उठता है, कैसे हो जाएगा? तो ये भारत के बच्चे जो है ना, इस सारी दुनिया की लीडरशिप कर सकते हैं, जिनको आप डंडों से मरवा रहे हो अपनी लाठी वाली पुलिस से, तो उनको बच्चों पे लाठियां बरसाने में, इनका खून चूसने में, खून पीने में बड़ा मजा आ रहा है। ये जो प्रोटेस्ट है वो 40% वोट है उसके पास में, और ज्यादा, और युवा भारत है। हाँ। युवा भारत है ये, लेकिन ये वोट नहीं कर रहे हैं। उसी का परिणाम है कि ऐसे अपराधी किस्म के गुंडे मवाली सिस्टम पे कब्जा करके बैठ गए। तो इनका पूरा चरित्र देखो आप, इन्होंने बांटा तो हिंदू, तो मुस्लिम, तो सिख, तो ईसाई, तो जैन, बौद्ध, यहूदी, पारसी। क्या मजाक बनाती है आपने डेमोक्रेसी। मैं आपसे आपके प्लेटफॉर्म पे कह रहा हूँ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आप यहाँ 10 साल बैठे रहो, अगर वो सिस्टम में आते रहो तो कभी नहीं होने। लेकिन उनको सिस्टम से अगर इन्होंने बाहर कर दिया तो फिर धर्मेंद्र प्रधान भी और नरेंद्र भाई भी, अमित शाह भी सब जेल में आ जाएंगे। उनके आपराधिक कृत्यों की सारी चिट्ठी खुल जाएगी। इसी जंतर मंतर पे 4 साल तक 1 रैंक 1 पेंशन के लिए सैनिक बैठे रहे और बेचारे निराश होकर लौटे, कुछ नहीं मिला। बच्चों, ये मांग जरूर ऐड करना कि हमारे जीडीपी का 5% शिक्षा पे खर्च होता है, शिक्षा बजट। तो हमारी जो सोनम वांगचुक थी, उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ाया। उन्होंने बीच में कौन सा पेड़ छुपा हुआ बच्चों पे जो काम किया ना, दुनिया के आज तक किसी वैज्ञानिक ने। ये कितना ईवीएम टेम्पर कर ले, कितने चुनाव आयोग पे अपने गुर्गे बैठा दें, कोर्ट में अपने गुर्गे बैठा दें, फिर भी अगर ये बच्चे जो वोट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 55-60% पोलिंग हो रहा है, 40% लोग वोट नहीं कर रहे, वो कौन है? ये बच्चे हैं। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट शुरू हुआ और शुरुआत की मिनट से लेकर के और अभी तक जब हम बात कर रहे हैं आज की तारीख में, इस प्रोटेस्ट को लेकर के एक तरीके से कहा जा सकता है कि लोगों की जो उम्मीदें थी वो बिल्कुल ऐसी रही कि लोग यकीन करने के लिए तैयार नहीं थे कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसा दौर इस प्रोटेस्ट के अंदर आया कि जो सोच रहे थे कि भाई ऐसा हो भी सकता है क्या, वो होता चला गया। और कुछ ऐसा हुआ जो लोगों ने उम्मीद की भी नहीं थी। लेकिन अब अगले कुछ घंटे, अगले कुछ दिन वो इस प्रोटेस्ट के सबसे अहम है, सबसे निर्णायक है। और क्या वाकई सरकार इस्तीफे को लेकर के अभी भी टाल मटोल करती रहेगी? क्या वाकई अभी भी इस्तीफे को लेकर के सरकार अभी भी ढीला ढाला रवैया वो रखेगी, या फिर नाक में नकेल कस दी गई है और इस्तीफा तो होकर के रहेगा? बहुत सारी बातें हैं इस प्रोटेस्ट को लेकर के भी, लगातार इसके नेतृत्व को लेकर के सवाल उठे, बहुत सारी बातें हुई। अभी सोनम वांगचुक का अनशन उन्होंने वो खोल दिया है, तोड़ दिया है, लेकिन उसमें उन्होंने जो बात कही उसमें बहुत सारी बातें निकल रही हैं कि इस्तीफे को लेकर के वो अड़िग क्यों नहीं हुए, या फिर अगर अनशन तोड़ा गया, खोला गया, तो वो जेपी नड्डा के हाथों से क्यों, किसी एक बच्ची के हाथों से यहां पर क्यों नहीं हो सकता था? ये भी बहुत सारी बातें आई। फिलहाल जो भी है, जैसा भी है, हर चीज को जांचिए, परखिए और उसके बाद में इस्तेमाल करिए और उसके बाद में उस पर विश्वास करिए। वो वाला आज की तारीख में दौर है। और ये जो प्रोटेस्ट है, ये किसी एक मंच के जरिए चल रहा हो या एक मंच ने ही चलाया हो, दोनों ही बातें जो है वो गलत होंगी। ये प्रोटेस्ट एक इस तरीके से, और मतलब जिसको ऑर्गेनाइज आप कर नहीं सकते हैं, सौते अपने आप से जिस तरीके से देश भर से लोग आए और जुटते ही चले गए, वो इस प्रोटेस्ट की सही डेफिनेशन होगी। और ऐसे में अगले कुछ घंटे, कुछ दिन किस तरीके की तस्वीर उभर सकती है, ये यहां पर जो कुछ दिखाई दे रहा है, ये पानी का बुलबुला है या फिर वाकई चिंगारी है, और कहां तक इसका सफर है, ये समझना अभी भी बाकी है। और मैं लगातार यहां जब हूं तो मैं समझने की कोशिश करता रहता हूं। काफी कुछ मैं भी देखता हूं और काफी कुछ ऐसे लोगों से समझने की कोशिश करता हूं जो वाकई दूरदृष्टि रखते हैं। ऐसे ही एक शख्सियत स्वामी हर्षानंद, आप जानते होंगे, वो है। और मैं इनसे यहाँ पर जंतर मंतर पर मिला तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप एक बार जरा समय दीजिए, हम समझना चाहते हैं और लोग भी समझना चाहते हैं कि आखिरकार इसका
एंड पॉइंट क्या होगा, क्योंकि स्टार्टिंग वो तो हर कोई देखता है, प्रेजेंट वो भी हर कोई देख रहा होता है, लेकिन एंडिंग पॉइंट उसको लेकर के हमेशा से सवाल होते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, सबसे पहले तो आपने समय दिया। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूं, सबसे पहले तो आप अपनी तरफ से बताइए, आपकी टिप्पणी क्या है, आप क्या कमेंट करेंगे इस प्रोटेस्ट को लेकर के, आप इसको कैसे देख रहे हैं, पहले आप अपनी नजर से बताइए। ये जो आंदोलन है ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन है। पिछले 12 सालों में हमने देखा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है हमारी वो लगभग चरमरा गई थी और पूरे सिस्टम पे नाग कंपनी ने कब्जा कर लिया। नरेंद्र, अमित, गौतम अडानी कंपनी, धन से सत्ता, सत्ता से धन, ये जो नूरा कुश्ती चल रही थी धन और सत्ता की, तो प्रकृति भी सारी चीजों को रीड कर रही है। देर सवेर ये सब होना, ये तो बहुत छोटा सा सैलाब है। अगर ये अभी भी नहीं रुके तो इतना बड़ा सैलाब बनेगा यकीनन, फिर रोके से नहीं रुकेगा। देखिए भारत जो है एक बहुत लंबी क्रांति के दौर से गुजरा है। 1857 में आजादी का आंदोलन शुरू हुआ, 1947 में देश आजाद हुआ। 90 सालों तक देश के अनगिनत धर्मयोद्धाओं ने अपने खून से आजादी की बैल को सींचा, तो उन सबका खून इसमें है, वो जीवंत है, वो कहीं जाने वाला नहीं है। ये इतिहास की धरोहर है भारत की भूमि। लेकिन ये जो बच्चे हैं ये कल का भारत है, और मैं ऐसा मानता हूं कि दुनिया की सबसे बेशकीमती संपदा अगर कोई है तो वो होते हैं बच्चे। और किसी भी राष्ट्र के चारित्रिक मूल्यांकन का जो पैरामीटर होता है वो होते हैं बच्चे। तो ये बच्चे क्या मांग कर रहे थे? नीट में जो पेपर लीक हुआ, 20 से अधिक बच्चे काल कल्पित हो गए, आत्मदाह कर लिया डिप्रेशन का शिकार होकर, और आपने हजारों बच्चों का जीवन बर्बाद कर दिया। तो लाइबिलिटी किसकी होगी? अकाउंटेबिलिटी को लेकर के आए थे कि भाई आप इस्तीफा दीजिए। अगर भारत में लोकतांत्रिक सरकार होती तो डे 1 यहाँ आ जाती और कहती कि साहब हम धर्मेंद्र जी का इस्तीफा दिलवा रहे हैं। आज इतने दिनों बाद, 26 दिन बाद उन्होंने आमरण अनशन तोड़ा, सोनम जी ने, राइट। आज हमारे देश के मुखिया जी कह रहे हैं कि नहीं पेपर लीक कोई छोटी मोटी घटना नहीं होती। तो आप इतने दिनों से कुंभकर्णी नींद सो रहे थे क्या? आपको डे 1 से आना चाहिए था। इतने बच्चे, मैं यहाँ जंतर मंतर पे आ रहा हूँ इन बच्चों के लिए, मेरे जेब से 10,000 से अधिक खर्च हो चुके, टैक्सियों का किराया 10,000 से अधिक मेरा। ऐसे कितने लोग यहाँ आए होंगे जिन्होंने कितना खर्चा, समय, पैसा, शक्ति नष्ट की। कितने लोगों को आपने डंडे मारे, कितना आपने अत्याचार किया अपनी डंडे वाली पुलिस से। अरे दुनिया कितने ग्लोबल विलेज में तब्दील हो रही है। अगर उस पर हम काम करते तो बच्चों को अवसर देते, और सोनम जी जैसे विराट व्यक्तित्व का हम आदर करते। अब आप देखिए, आप एक ऐसा चैनल चलाते हैं जिसकी अपनी बहुत बड़ी व्यूअरशिप है। मैं आपके दर्शकों से ही पूछना चाहता हूँ कि आपने कभी थॉमस एल्वा एडिसन का नाम सुना है? 9,999 गलतियां करने के बाद उन्होंने मानव जाति को कृत्रिम रोशनी का उपहार दिया। आज मैं उसको याद कर रहा हूँ, है ना। रात में भी आप काम कर सकते हैं रोशनी के कारण। आपने डॉक्टर सीवी रमन का नाम सुना होगा, उन्होंने दुनिया को रंगों की भाषा दी कि भाई जल सफेद है, पृथ्वी पीला है, आकाश नीला है, वायु धूम्र मेघ, अग्नि लाल है। ये 5 बेसिक कलर। उन्होंने जब इतना पवित्र काम किया तो हमारी जो सोनम मान चुकी है, उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ाया। उन्होंने बीज में कौन सा पेड़ छुपा हुआ है, बच्चों पे जो काम किया ना, दुनिया के आज तक किसी वैज्ञानिक ने नहीं किया। इसलिए सोनम जी की जो छवि है दुनिया में, वो एक शिक्षाविद की है, एक पर्यावरणविद की है कि आप प्रकृति से प्रेम करोगे तो हर बच्चे के अंदर एक नई ऊर्जा है। उसको अगर आप पहचान सकोगे और उसको अगर आप बड़ा कर दोगे तो ये भारत के बच्चे जो है ना, इस सारी दुनिया की लीडरशिप कर सकते हैं, जिनको आप डंडों से मरवा रहे हो अपनी लाठी वाली पुलिस से। अरे दुनिया की पुलिस स्मार्ट पुलिस विदाउट वेपन हो चुकी है, बिना हथियार की हो चुकी है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज के युग में सबसे शक्तिशाली कौन होगा? ये IQ लेवल का मैटर है। आपके हाथ में मान लीजिए कि लाठी है और मेरे हाथ में तलवार है, कौन शक्तिशाली होगा? तलवार वाला। आपके हाथ में तलवार है, मेरे हाथ में बंदूक है, कौन शक्तिशाली होगा? बंदूक वाला। आपके हाथ में बंदूक है, मेरे हाथ में स्टेन गन है, कौन शक्तिशाली होगा? स्टेन गन वाला। आपके हाथ में स्टेन गन है, मेरे हाथ में मिसाइल है, कौन शक्तिशाली होगा? मिसाइल वाला। आपके हाथ में मिसाइल है, मेरे हाथ में एंथ्रेक्स है, कौन शक्तिशाली होगा? एंथ्रेक्स वाला। आपके हाथ में एंथ्रेक्स है, मेरे हाथ में डाटा एनालिसिस करने की पावर है, कौन शक्तिशाली होगा? मैं घर बैठे बैठे 1 सेकंड के अंदर आपके इसी चैनल के माध्यम से पूरे यूनिवर्स में ये बात फैला सकता हूं कि दुनिया में सिर्फ 2 जातियां हैं,
मेल एंड फीमेल, दैट्स ऑल। थर्ड जेंडर भी विकृति का परिणाम है। ये मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे मानव सभ्यता के लिए बनाए गए थे, लड़ाई झगड़ों के लिए नहीं। इन्होंने क्या किया? जब मैं नाग कंपनी कहता हूँ तो इनका पूरा चरित्र देखो आप। इन्होंने बांटा, तो हिंदू, तो मुस्लिम, तो सिख, तो ईसाई, तो जैन, बौद्ध, यहूदी, पारसी। क्या मजाक बना दिया आपने डेमोक्रेसी का। अरे हम तो दुनिया के सरताज बनने चले थे, हम तो विश्व गुरु बनना चाहते थे। आप बताइए धर्मेंद्र जी, भारत में 70 लाख साधु, 7 लाख गांव, एक भी गांव अपराध मुक्त नहीं है, एक भी गांव। उस पे काम करना चाहिए था ना। पूरी सिस्टम एक तरीके से वो चरमराया हुआ था और उसने ठहरे हुए पानी में पत्थर एक लगा दिया है। हाँ, लेकिन ये पत्थर जो है ना, मैं ऐसा कहता हूँ, चुनौती जब अवसर में बदलती है, जब आप उसको पूरा अवसर देते हैं। एवरेस्ट पे जाके झंडा गाड़ा जा सकता है, बीच में नहीं गाड़ सकते। तो ये एक समय है, अगर ये बच्चे अपनी ऊर्जा को सेंट्रलाइज करके, पीक पॉइंट नहीं है। अरे ये तो शुरुआत हो रही है, डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ने का ये पहला कदम है। भारत में आपको लगता है डेमोक्रेसी आ गई? जिस देश के 50% से अधिक बच्चे प्रधानमंत्री का झोला लेके राशन की दुकान के सामने खड़े हों, सरकारी स्कूल बंद हो गए हों, मैं तो आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं इन बच्चों से, बच्चों ये मांग जरूर ऐड करना कि हमारे जीडीपी का 5% शिक्षा पे खर्च होता है, शिक्षा बजट 15% करवाओ इसको, इनसे मांग मानो कि ये 15% करना पड़ेगा। सारे स्कूल वापस खुल जाएंगे, गरीब बच्चों को पढ़ने का मौका मिलेगा। और इस गरीबी के अभिशाप को खत्म करने का एक ही तरीका है, शिक्षा की निर्मल जोर चलाना। और ये जो बच्चे हैं ना, इनके भीतर जो ऊर्जा का स्रोत बह रहा है, अगर उसको सही दिशा में, डायरेक्शन में चैनलाइज कर दें, चमत्कार घटित कर सकते हैं। इन्हें नहीं तो नया भारत यही बना है, एक सक्षम भारत। हम तो पुराने मटके हो गए, आज हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन ये तो भविष्य की पीढ़ियां हैं, ये तो देश का निर्माण करें। अब मैं आपके माध्यम से अगर ये पूछूं, ये हमारे समाज के लोग खड़े, देखो कितना खूबसूरत दृश्य, आप ये देखिए, है ना, इधर सिख भी खड़ा, मुसलमान भी खड़ा, सारे खड़े। अब मैं इनसे पूछता हूँ कि भाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समझो अपनी शान को, मजहब की दीवारों में मत बांटो हिंदुस्तान को, ये सब तालियां बजाते हैं। इसका मतलब इनके दिमाग में अभी क्लियरिटी नहीं। न मैं हिंदू बनूं, न तुम मुसलमान बनो, मैं भी इंसान बनूं, तुम भी इंसान। जब तक इंसानियत का पैगाम बड़ा नहीं होगा, एक खूबसूरत मानव धरती पे नहीं आएगा, तब तक भारत एक सक्षम राष्ट्र में तब्दील नहीं हो सकता। लेकिन अगले कुछ घंटे या कुछ दिन आपको लगता है कि कुछ मांगे, कुछ बातें वो कह करके, मान करके, मनवा करके, जो भी जिस भी तरीके से आप कहिए, उसके बाद में ये यहाँ पर खत्म, या फिर आपको लगता है कि इस्तीफा होगा और इस्तीफा होकर के खत्म, या फिर ये खत्म ही नहीं होगा, ये जो करंट या जो तरंग जो पैदा कर रहा है वो चलता चला जाएगा? मेरे को हंसी आती है। हाँ। इसी जंतर मंतर पे 4 साल तक 1 रैंक 1 पेंशन के लिए सैनिक बैठे रहे। हाँ। और बेचारे निराश होकर लौटे, कुछ नहीं मिला, इधर ही बैठे रहे। हाँ, इसी जंतर मंतर पे, चलो उसको भूल जाते हैं। 13 महीने तक जंतर मंतर पे तो देश का अन्नदाता किसान आ ही नहीं सका, बाउंड्रीज पे बेचारा बैठा। गाजीपुर बॉर्डर, कुंडली बॉर्डर, और कौन 4 बॉर्डर थी ना मशहूर, हाँ। सिंगू बॉर्डर, है ना, इन बॉर्डरों पे बैठे रहे। 750 किसान शहीद हो गए, उनको एमएसपी मिला, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। दुनिया की सारी वस्तुओं की कीमत बेचने वाले तय करते हैं, किसान की फसल की कीमत खरीदने वाला तय करता है, उसको मूल्य नहीं मिला। ये सिद्ध करता है कि सरकार नहीं है, नाग कंपनी है, एक कदम भी पीछे नहीं मुड़ेगी। हाँ, लेकिन आपकी 3 मांगे हैं कि पहले आप कहते हो एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन करे, फिर आप कहते हो कि उन बच्चों को जो काल कल भी दोगे 1 करोड़ मुआवजा, वो 1 करोड़ का 10 करोड़ दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और तीसरी मांग क्या है आपकी? तीसरी है मुआवजा, और उसके साथ में केस हुए हैं, वो केस बिट रहा, वो भी कोई बड़ी चीज, वो भी, ये दोनों चीजें तो हो गई और सरकार मान भी ली, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन मैं आपसे आपके प्लेटफॉर्म पे कह रहा हूं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, आप यहाँ 10 साल बैठे रहो, अगर वो सिस्टम में आते रहो तो कभी नहीं होने देंगे। लेकिन उनको सिस्टम से अगर इन्होंने बाहर कर दिया, तो फिर धर्मेंद्र प्रधान भी और नरेंद्र भाई भी, अमित शाह भी सब जेल में आ जाएंगे, उनके आपराधिक कृत्यों की सारी चिट्ठी खुल जाएगी। वही सही तरीका है कि उनको सिस्टम से बाहर करके उनका जो आपराधिक पूरा पृष्ठभूमि है वो सारी समाज के सामने लाई जाए। अभी भी आप देख रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो रहा है, सवाल ही नहीं उठता है, कैसे हो जाएगा? आप देखिए कि ये पेड़ है, आप एक पेड़ की बहुत बड़ी शक्ति को गिराना चाह रहे हैं, तो कल फिर दूसरी शक्ति, एक मिनिस्टर ही तो है, अगली सरकारों में एक मंत्री ही तो है। वही तो बात है, एक मंत्री गिर गया तो सारे मंत्री गिरेंगे ना, इनके तो सारे मंत्री ऐसे ही है, सारे मंत्री इनके ऐसे ही, वो खुद भी ऐसे ही है,
वो खुद भी गलत तरीके से उस सिस्टम पे बैठे हुए हैं, जनता का विश्वास खो चुके हैं। मैं आपको प्रमाण देता हूँ, 2014 में जब ये आए थे इनको 32% वोट मिला और 282 सीट मिली, राइट। 272 सीट के बाद 10 सीट इनको एक्स्ट्रा हुई थी, पहली बार ये सरकार बनी। ये 2014 2019 में इनको जब इनका सितारा आसमान की बुलंदी छू रहा था 38% वोट मिले, इनको 303 सीट आई, तो 281 से बढ़ के 22 सीट बढ़ गई। लेकिन 2024 में इनको 240 सीट मिली और 1% वोट गिरा, सिर्फ 1%। अब मैं कहता हूँ ये कितना ईवीएम टेम्पर कर ले, कितने चुनाव आयोग पे अपने गुर्गे बैठा दें, कोर्ट में अपने गुर्गे बैठा दें, फिर भी अगर ये बच्चे जो वोट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 55-60% पोलिंग हो रहा है, 40% लोग वोट नहीं कर रहे, वो कौन है? ये बच्चे हैं। कहते हैं हमें क्या लेना देना, अपना पढ़ लिख के नौकरी करो। नहीं, आपको देश बनाना है, आपको वोट करना है। अगर इन बच्चों ने वोट कर दिया उनके खिलाफ, तो उनका जीतना तो छोड़ो, जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। लिख लीजिए आप, इस पे हमें काम करना चाहिए। ये जो प्रोटेस्ट है वो 40% वोट है उसके पास में, और ज्यादा, और युवा भारत है। हाँ। युवा भारत है ये, लेकिन ये वोट नहीं कर रहे, उसी का परिणाम है कि ऐसे अपराधी किस्म के गुंडे मवाली सिस्टम पे कब्जा करके बैठ गए। ये वोट करेंगे, अपने आप गुंडे मवाली हट जाएंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अब वो राजनीतिक दलों की बात भूल जाइए। अब आप अपने क्षेत्र में एमएलए अच्छा चुनो, उन्हें मुख्यमंत्री चुनने का अवसर दो। अच्छा एमपी चुनो, उन्हें प्रधानमंत्री चुनने का अवसर दो। 2024 में नरेंद्र बाबू देश में घूम घूम के कह रहा था मेरे कैंडिडेट मत देखो, मुझे बताइए आप, संविधान उसको ये इजाजत देता है? अरे आप एमपी को कुछ नहीं समझ रहे हो। जैसे एमपी आप बने हो बनारस से, ऐसे वो भी कोई एमपी बना, तो सबका बराबर मत है ना। तो आप जनता के वोट का अपमान कर रहे थे। तब मैंने कहा वो मानसिक रूप से बीमार है, उसे अच्छी चिकित्सा की जरूरत है, ये मैंने कहा, आपके चैनल पे भी कहा। तो नॉन बायोलॉजिकल हूँ। हाँ बताइए आप, नॉन बायोलॉजिकल। थोड़ा दिनों में कह देगा मैं तो ईश्वर का, अच्छा हाँ कह दिया उसने, तो राम को ले ही आया था हाथ पकड़ के, छोटे से राम को, वही कलेक्शन सेंटर बना दिया उसने। ये जो चल रहा है ना देश में, मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये लोकतंत्र के आने की प्रतिध्वनि है। मुझे ऐसा समझ में आता है जब जो है विकृतियां चरम पे होती है तब लोकतंत्र आ रहा है। लोकतंत्र कहाँ आगमन के, ये उसके चरण है। देखो पहले मैंने कहा आपको 90 साल आजादी का आंदोलन चला, असंख्य धर्म योद्धाओं ने अपने खून से सींचा, लेकिन ये अब लोकतंत्र की आहट मुझे सुनाई देती है और ये बच्चे ही लोकतंत्र को लाएंगे। और सबसे बढ़िया तरीका है, ये जो तरीका है ये मुझे पसंद नहीं, ये कर रहे हैं ठीक है, मैं इनके साथ हूँ, समर्थन दे रहा हूँ, लेकिन जिंदाबाद मुर्दाबाद का जमाना गया, इससे कुछ नहीं बदलता है। डाटा एनालिसिस करो और वोट में तब्दील कर दो अपनी ऊर्जा को, तो ये सब सिस्टम से वोट तो कब आएगा तब आएगा, अरे तो हमें है। अमूमन चुनाव ही चलते रहते हैं भारत में, तो ये 2027 में यूपी आ गया, आने वाले हैं ना। लेकिन तो फिर ऐसा ही और वो सब कहते हैं कि भाई अब बची कहाँ है। अब अच्छा एक बात बताइए, हाँ। आज तक हम, मेरी 70 साल की उम्र है, आज तक चुनाव आयोग लोगों से अपील करता था कि वोट के लिए नाम जुड़वाओ। पहली बार हमने देखा कि वोट काटे जा रहे थोक में। वोट काट के किसी ऐसे व्यक्ति को जिताना जो जीत नहीं रहा, ये सिद्ध करता है कि ये लोकतंत्र की जड़ों को तेजाब डाल रहे हैं। तो कोई बात, हमारे लोकतंत्र ने इतनी कुर्बानियां दी है तो थोड़ा और सही, थोड़ा लंबा समय, लेकिन मुझे लोकतंत्र की आहट साफ साफ दिखाई दे रही है कि लोकतंत्र अब भारत में जरूर आएगा। और जिस दिन सच्चा लोकतंत्र आएगा तो राजा और रंग का भेद मिटेगा, तब हम भारतीय संविधान के पिलंबर के पहले पेज को पढ़ सकेंगे जो कहता है। अभी कुल मिलाकर के चीजें आपके हिसाब से लिपापोती की तरफ ही है बस। आप बताइए, मामला ठंडा बस्ती में डालने की तैयारी है। आप बताइए, हटाना किसको था? किसको हटाना था? शिक्षा मंत्री को। हटाया किसको? सीपी कमिश्नर पुलिस को। सतीश गोलचा को हटा के अनुराग को बैठा दिया। अब उसने अपने नंबर बढ़ाने के लिए कहा होगा अमित भाई नहीं इधर आओ, आपको मैं कहीं का गवर्नर बना दूंगा, ये काम करके दिखा, उनके सिर फाड़ो बच्चों के। उनको खून पीने में मजा आता है, उनका रिकॉर्ड है, इतिहास है उनका। 59 कार सेवक उन्होंने जिंदा जलवाए थे गाड़ी में और ट्रेन में। उन लाशों पे उन्होंने राजनीति खड़ी करी गुजरात में 2002 में। 2000 से अधिक बेगुनाह निरपराध लोगों को उन्होंने मौत की नींद सुला दिया। ये भी तो इतिहास है। कई सालों तक उन्होंने अमेरिका का वीजा नहीं दिया, अमेरिका ने उन्हें, कई सालों तक। तो ये सिद्ध करता है कि उनके दिमाग में खून चढ़ा हुआ है। तो इनको बच्चों पे लाठियां बरसाने में, इनका खून चूसने में, खून पीने में बड़ा मजा आ रहा है। आपको ऐसा लगता है कि वो संवेदनशील है, उनकी संवेदना मर चुकी है, उनके बीच का जो इंसान है वो गिर चुका है नीचे। एक हैवान उनके अंदर है, शैतान। रात को वीडियो आई है सेल्फी मोड में,
जी 56 कैमरों से अब जो है सेल्फी मोड में आ गए मोदी जी। हाँ। इतना तो बदल ही गया है। देखिए एक बात बताऊं आपको, राजीव जी ने ये सोचा नहीं होगा जब वो अमेरिका से आए थे और अटल जी को कहा था उन्होंने कि अटल जी मैं एक ऐसी यूनिक चीज देख के आया हूं जो भारत की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सकती है। बोले क्या? कंप्यूटर जी। तो कंप्यूटर जी का जो आधुनिक इस्तेमाल किया वो हमारे नरेंद्र भाई ने किया, लेकिन वो सारी चीजों को हाईजैक करने में प्रवीण है। जैसे वो योग के भी ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं। 21 जून 2015 को पहली बार जब योग दिवस हुआ, पहली बार, तो मैंने 6 महीने पहले इनको पत्र लिखा कि आप 2 घोषणाएं कर दो कि संसार में सिर्फ 2 जातियां, स्त्री और पुरुष, थर्ड जेंडर भी विकृति का परिणाम है, तो सारा यूनिवर्स आपके कदमों में बैठेगा, क्योंकि योग को सारी दुनिया स्वीकार कर रही थी। वो पहला मौका था। पिछले 12 साल, ये 12वां मना लिया इन्होंने। आप बताइए, योग इज 1 to 1, उसको भी ये मास में ले जा रहे हैं। लंबी सांस खींचो, छोड़ो। अब किसी को वात दोष है, किसी को पित्त दोष है, किसी को कफ दोष है। मैं तो योग विषय का विद्यार्थी हूँ। कितना भ्रम फैला रहे देश में, और एक योग टीचर को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे। आयुष डिपार्टमेंट हजारों बच्चे तैयार करता है, रोजगार किसी को नहीं दे रहा है। तो भाई अपनी मेहनत से कमाओ, वो बेचारा रोज धक्के खाता है। तो आप योग के प्रचारक हो क्या? आप योग का मजाक? महाराज जी अभी भी आपको बहुत ज्यादा इस्तीफे को लेकर के, स्वामी जी माफ कीजिए, वो बहुत उम्मीद नहीं है आपको? नहीं, ना उम्मीद नहीं होते हैं। देखिए, अगर 1% भी बदलाव आएगा और उनके दिमाग की घंटी बज गई कि ये बच्चे कल बड़ी क्रांति कर सकते हैं, तो बदलाव की शुरुआत हो जाएगी। शुरुआत कहीं से तो होगी ना। प्रकृति भी तो उनको रीड कर रही है। उनके अपराधों का मटका भरते 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 इतना भर गया कि फूटेगा। कहाँ जाएंगे? आप बताओ, उनकी सारी ऊर्जा सीबीआई, ईडी के जरिए किस पे लगती है? अपने ही देश के जनप्रतिनिधियों पर। तो लगना कहाँ चाहिए थी? क्राइम कंट्रोल करने के लिए। ये क्राइम को कंट्रोल करना तो इनको आता नहीं है। बच्चों के सिर फाड़ो, किसानों के सिर फाड़ो, हमारी डंडे वाली पुलिस जो वो जैसा वो कहते हैं वैसे करने चल जाती है। इससे एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। तो हम साधु में हमारा धर्म है समाज की सोई चेतना को जगाना। तो आओ हम सब मिलकर इन बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने, इनको स्किल्ड करें, और हम इन पे 15% जीडीपी का पैसा खर्च करें, ताकि इनके भीतर जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को बड़ा करके एक समुन्नत राष्ट्र बना सके भारत को, और शरीर के अंगों की मानिंद एक दूसरे की मदद करते हुए भारत को दुनिया की मस्तक। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्वामी जी 3-4 बड़ी बातें कह रहे हैं। तो पहला तो इस्तीफे को लेकर के वो अभी भी आश्वस्त नहीं है कि इस्तीफा होगा। वो कह रहे हैं कि अभी भी आखिरी तक इस्तीफा नहीं हो, इस बात की जो ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन दूसरी बड़ी बात वो ये कह रहे हैं कि 40% वो युवा का वोट है जो देता नहीं है, और 40% वोट वो 12 बजे सेल्फी मोड पर बैठा देता है। नरेंद्र मोदी साहब 56 कैमरे वाले जो है वो, मतलब हर चीज, शॉल भी ओढ़ेंगे तो पूरा स्टाइल से। और रात की जो वीडियो थी तो उसमें लग नहीं रहा था कि कोई बहुत तरीके से है, वो पूरा जेंजी वाला स्टाइल में थे। और फ्रेंड्स बोल रहे थे, मित्रों की जगह पर फ्रेंड्स। तो बहुत सारी चीजें बदली है, और वो बदली है तो 40% वोट की वजह से, ये स्वामी जी यहाँ पर कह रहे हैं। दूसरी बात कि अगर 15%, 5% से 15% पर अगर वो मांग यहां से उठ गई, और अगर उस बात पर अड़ गए कि 15% जीडीपी का वो शिक्षा पर चाहिए ही चाहिए। हजारों बंद स्कूल खुल जाएंगे धर्मेंद्र जी। 95,000 स्कूल बंद हुए हैं, रोजाना 25 स्कूल बंद हो रहे हैं। गरीब बच्चों को पढ़ने का अवसर मिलेगा। वो पूरा भारत फिर से स्कूलों में दिखाई देगा। और सबसे बड़ी बात तो ये, खुद नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में ही बहुत बड़ी संख्या में स्कूल ड्रॉप आउट रेशियो है। सबसे ज्यादा जो राज्यों में बच्चे स्कूल छोड़ते हैं उनमें से गुजरात एक। तो ऐसे में अब सवाल ये है कि ये जो प्रोटेस्ट है जिस तरीके से है, कितनी इसकी छाप वो आने वाले दिनों में दिखाई देती है, कितना सरकार को झकझोर पाते हैं, कितनी सरकार अंदर से हिली हुई भी है या सिर्फ और सिर्फ एक नाटक भर चल रहा है, कहना मुश्किल है। लेकिन अगले कुछ घंटे, अगले कुछ दिन वो कहीं ना कहीं इस प्रोटेस्ट के लिए बहुत अहम है। सरकार भी शायद चेक कर रही है कि कितना वजन है, कितना झुकना है, दूसरी तरफ पलड़े में कितना वजन रखा हुआ है, और उसको बैलेंस करने के लिए कितना झुकने की, कितना अपने आप को उठाने की जरूरत है। तो सब कुछ यहाँ पर चेक एंड बैलेंस की स्थिति इस वक्त में चल रही है। सरकार की तरफ से भी युवा यहाँ पर क्या करते हैं, ये प्रदर्शनकारी यहाँ पर क्या करते हैं, स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है। शेयर कीजिए इस खबर को
और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।